मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस शुरू हैं जेपीएससी पेपर 1 के लिए, उसको हम लोग चलिए आज आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, यूरोपियन कंपनी का आगमन को मैंने फिनिश करा दिया है। अब आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वह है मुगलों का पतन, है ना। मैंने पिछले जब मुगल का पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मुगलों का पतन जो है मॉडर्न हिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर से अंग्रेज़ों का इंटरफेयर मुगल साम्राज्य में शुरू हो जाता है। तो तरीका थोड़ा सा अलग होगा पढ़ाने का। अब मॉडर्न हिस्ट्री आज से मैं नोट्स नहीं दूंगा, बल्कि फास्ट आपके क्लासेस पार करूंगा। तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना, आप मेरे बैक में लिखे हुए देखते जाएंगे, ठीक है। और जो मैं समझा रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुनते जाइए। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उससे मैं क्लियरली समझाना शुरू करूँगा। आप ध्यान से बस सुनते जाइए। मुगलों के पतन जो एक बहुत ही बड़ा हेडेक होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे राजा हुए, थोड़े थोड़े समय के लिए कोई रहे, कोई लंबे समय के लिए रहे। षड्यंत्र का काल था, अंग्रेजों का इंटरफेयर था, मराठों का इंटरफेयर था, जिसके कारण बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और जो भी मैं पढ़ाया हूँ अभी तक हिस्ट्री में और जो आगे बचा खुचा पढ़ाऊँगा, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं से आपके मुख्य परीक्षा के लिए एक ज़बरदस्त आधार का काम करेगा। इसलिए जितने भी हिस्ट्री के क्लासेस हैं, मैं नंबरिंग वाइज क्लासेस करवा रहा हूँ। लगभग 27-28 क्लास हो चुके हैं। ये न सिर्फ आपके जेपीएससी में बल्कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, आईएएस इत्यादि परीक्षाओं में भी इतिहास के ये क्लासेस आपके लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे। देखिए, मुगलों का पतन, जैसा कि आपको पता है कि औरंगजेब के बाद का काल, मुगल का काल जो है उत्तर मुगल काल कहा जाता है। यह स्टार्ट होता है आपका बहादुर शाह से, खत्म भी होता है बहादुर शाह से, है ना। पहला जो था बहादुर शाह प्रथम, अंतिम जो था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के रूप में भी आप जानते हैं। आपको जैसा कि पता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, और उसके बाद पहला जो शासक था बहादुर शाह प्रथम बना औरंगजेब की मृत्यु के बाद। वह 1707 से 1713 तक रहा। बहादुर शाह को इतनी आसानी से सत्ता प्राप्त नहीं हुई। आपको मैंने बताया था कि औरंगजेब जब शासक था, देखिए मुगलों के समय में अकबर के काल से ही पुत्रों के विद्रोह का इतिहास रहा था। अकबर के काल में जहांगीर या सलीम ने विद्रोह किया, जहांगीर के काल में शाहजहां ने विद्रोह किया, ठीक है, जिसका नाम खुर्रम था। शाहजहां के काल में औरंगजेब और उसके अन्य 2 पुत्रों ने भी विद्रोह किया दारा शिकोह को छोड़ करके, और औरंगजेब के काल में अकबर जो उसका पुत्र था विद्रोह किया। उसी का पीछा करते हुए साउथ की ओर औरंगजेब गया था, जिसके बाद वह वहाँ से कभी वापस लौट नहीं पाया। वहीं उलझकर उसकी लाइफ खत्म हो गई, है ना। तो बहादुर शाह प्रथम को भी इतनी आसानी से सत्ता प्राप्त नहीं हुई। मुअज्जम, आजम और कामबख्श, मुअज्जम जो था बहादुर शाह प्रथम था, आजम और कामबख्श उसके भाई थे। इनके बीच संघर्ष हुए। तो पहला क्वेश्चन बना कि मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था, तो मुअज्जम था। यहाँ से जो दूसरा आपका प्रश्न बनता है कि इसका रिलेशन आसपास के राजाओं से रिलेशन, है ना। तो एक था जाट, तो वहाँ चूड़ामन है जो अकबर का कब्र को खोदा था, है ना। तो चूड़ामन के साथ उसका रिलेशन अच्छा था। बुंदेले के छत्रसाल के साथ अच्छा था। एक हुए गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु। तो अगर सिखों के अंतिम गुरु के साथ रिलेशन ना वहाँ पर आता है तो वो भी अच्छा था रिलेशन, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है नांदेड़ में 1708 में, ठीक है, 1 साल बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद। पहले भी मैं बताया हूँ। उसके बाद आता है कि गुरु का पद जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया, आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया। 1708 में बंदा बहादुर सिखों के नेता के रूप में उभरा। गुरु का पद तो समाप्त हो गया, तो बंदा बहादुर के साथ अच्छा रिलेशन मुगलों का नहीं रहा, तो बहादुर शाह का भी नहीं रहा।
तो ये हो गया रिलेशन कि बुंदेलखंड के साथ कैसा था, जाट के साथ कैसा था और सिखों के साथ कैसा था। हाँ, बहादुर शाह प्रथम के बारे में एक चीज और अंतिम में याद रखिएगा आप लोग। क्या याद रखना है कि मराठों के साथ इनका रिलेशन, देखिए सिखों के साथ समझ गए, जाट के साथ समझ गए, बुंदेलों के साथ समझ गए, साउथ की शक्ति के साथ जो रिलेशन था, तो आपको जैसा मैंने बताया था औरंगजेब के काल में मुकर्रब खां के द्वारा 1689 में साहू के पिता जो हुए संभाजी, शिवाजी का पुत्र था संभाजी, उसको कैद कर लिया था और उस समय बच्चा था साहू, उसको भी कैद कर लिया था। तो जैसे ही बहादुर शाह प्रथम सत्ता पर बैठता है, उसने क्या किया, साहू को कैद से फ्री कर दिया, तो वह फिर राजा बन गया जा करके। तो मराठों के साथ रिलेशन था। तो इस तरीके से इतना सारा क्वेश्चन जो है बनता है, एक साहेब खबर वाला एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है। अब जब इसकी मृत्यु होती है 1712 में, तो 1712 में क्या होता है कि उसके पुत्रों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है ना। जहांदर शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह, इसके 4 पुत्र थे, लेकिन नाम याद रखिएगा 2 का ही, जहांदर शाह और अजीम शान। अजीम उस्सान का इसलिए नाम रखना है कि उसका काम भविष्य में थोड़ी देर बाद देगा, है ना। अब जहांदर शाह बादशाह बना, लेकिन उसको हेल्प कौन किया था, ये पहला इंपॉर्टेंट है। उसको हेल्प किया था जुल्फिकार खान। दूसरा इंपॉर्टेंट वो ईरानी था। तीसरा इंपॉर्टेंट इसका शासनकाल जहांदर शाह का 1712 से 1713 तक, क्लियर। चौथा इंपॉर्टेंट, जजिया कर को हटा दिया जहांदर शाह ने, स्पेशली जुल्फिकार खान ने हटाया था। तो ऑप्शन में कोई एक रह सकता है, या तो जुल्फिकार खान रहेगा या जहांदर शाह। तो आराम से उत्तर दीजिएगा जुल्फिकार खान भी, क्योंकि असली बादशाह वही था, मान करके चलिए। इसके बाद जो आपका यहाँ प्रश्न बनता है कि 2 आसपास के राजपूत राज्य थे, एक जयपुर एक जोधपुर में। जयपुर को आमेर, जोधपुर को मारवाड़ कहा जाता था। मारवाड़ में अजीत सिंह औरंगजेब से लड़ झगड़ करके किसी तरह से वहाँ का राजा बना था। अजीत सिंह को जहांदर शाह ने, जुल्फिकार खान ने महाराजा की उपाधि दी, और जो जयपुर आमेर का राजा था जयसिंह, इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी। वहाँ महाराजा मरवाड़, म से मरवाड़, म से महाराजा, ठीक है, और आमेर को राजा, क्लियर। यहाँ अंतिम वर्ड कर सकते हैं आमेर राजा, ठीक है, र मिल रहा। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। तो ये हो गया आपका जहांदर शाह, ये 1712 से 13 तक रहा। इसके बाद अजीम उस्सान, जिसके नाम को मैंने कहा था रिकॉल दिमाग में करके आप रखिएगा, जो उसका भाई था, उसका पुत्र था फर्रुखशियर, यानी कि उसका भतीजा जहांदर शाह का, उसने जहांदर शाह की हत्या कर दी और खुद ही बादशाह बन बैठा। लेकिन ऐसा नहीं था कि खुद अपने बाहुबल पर उसने हत्या किया था, उसमें साथ दिया था जो कुख्यात थे किंग मेकर सैद बंधु। सैद बंधु में कौन कौन थे? पहला तो आपको याद रखना है कि फर्रुखशियर का काल अल्पकाल था, इसका भी 1713 से 1719। किसकी सहायता से बैठा? सैद बंधु की सहायता से बैठा। सैद बंधु में कौन कौन शामिल थे, है ना? तो इसमें शामिल थे पहला अब्दुल्ला खां, दूसरा मिर्जा हुसैन अली खां, ठीक है, हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां को इसने वजीर बना दिया, पावरफुल पोस्ट था। हुसैन अली खां को मीर बख्शी बना दिया, ये भी पावरफुल पोस्ट था। मुगल काल में मैंने बताया था मीर बख्शी इट मीन्स सेनापति, मुगलों का सेनापति मीर बख्शी, और भी बहुत सारे पावर्स थे। तो एक तरह से उन दोनों ने क्या किया, सैद बंधुओं ने, सैद बंधु का नाम याद रखिएगा, दोनों ने बादशाह को पूरी तरह से अपने क्लच में ले लिया, है ना। इस काल का कुछ और आपको याद रखना है जहां से प्रश्न बनते हैं, एकदम फिक्स है प्रश्न, है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। जो बता रहा हूं एकदम फिक्स है, यही तरीका है पढ़ने का। केवल मोटा मोटा बुक और कहानी पढ़ने से एग्जाम आप नहीं पास कर जाइएगा, है ना। तो यहाँ से पहला जो प्रश्न और बनता है, बहुत सारे प्रश्न तो बन गए, पहला बोलना उचित नहीं है, कि बंदा बहादुर जो सिखों का नेता था,
उसके विद्रोह से तंग आकर के उसकी हत्या करवा दी फर्रुखसियर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। तेग बहादुर का फांसी कौन दिया था? औरंगजेब ने। और एक गुरु थे आपके अर्जुन देव, उसको 1606 में किसने मरवा दिया था? जहांगीर ने। ठीक है, तो दो गुरु और एक नेता, सिख के एक नेता मुगलों के हाथों किसी न किसी रूप में मारे गए, है ना। इतना तक आपका हो गया। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो 1713 से 1719 तक रहा। 1717 में जो फर्रुखसियर ने, अंग्रेज का एक टीम आया था, उसमें एक डॉक्टर था हैमिल्टन, उसने किसी ऐसे रोग को ठीक कर दिया था जिससे वो बहुत दिनों से परेशान था। खुश होकर के कहीं ना कहीं से फर्रुखसियर ने भारत की आज़ादी ही बेच दी, एक बंगाल की। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का बहुत सारा वहाँ व्यापार में छूट दे दिया गया। इसी को कहा गया मैग्ना कार्टा। ठीक है, 1717। सैयद बंधु तो किंग मेकर बनना चाहते थे। अब फर्रुखसियर पर वो पूरी तरह से उसका गर्दन पकड़े रहते थे, जो बोलते हैं वही करो चुपचाप से। फर्रुखसियर बेचारा अब सोचने लगा कैसे इन लोग से मुक्ति प्राप्त करें। इसी मुक्ति प्राप्त करने के चक्कर में इस फर्रुखसियर की साजिश का पता चल जाता है सैयद बंधुओं को, तो इसका हत्या करवा दिया। इसके बाद शुरू होता है 5-6-8 महीने का अव्यवस्था का दौर। फरवरी 1719 में हत्या होती है फर्रुखसियर की। सितंबर 1719 तक दो राजा बने, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला, है ना। दोनों को 3-4 महीना में वो हत्या करवा दिया। इस प्रकार बादशाहों की हत्या का खेल जारी था सैयद बंधुओं के द्वारा। और इसी दौरान मोहम्मद शाह के द्वारा मोहम्मद अमीन और निजाम उल मुल्क की सहायता ली जाती है। उनसे पैक्ट करता है कि आप लोग हेल्प कीजिए और इस सैयद बंधुओं से जो है दिल्ली को छुटकारा दिलाइए। मोहम्मद अमीन और निजाम उल मुल्क ने मिलकर उनकी हत्या कर दी और मोहम्मद शाह बादशाह बना। और यह रहा 1719 से लेकर के 1748 तक। इसे जो है रंगीला शासक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके अलावा अगर इस काल के कुछ अन्य घटनाओं को आप देखते हैं मोहम्मद शाह के काल रूप से, मुगलों के जो पतन का ताबूत था उसमें अब कीले ठोकाने शुरू हो गए थे मोहम्मद शाह के काल में। ये तो अपने समझ सकते हैं कि आप व्यस्त रहता था मौज मस्ती में, ठीक है, मनोरंजन में। राज्य का क्या हो रहा नहीं हो रहा मोहम्मद शाह को कोई विशेष मतलब नहीं था। निजाम उल मुल्क, इसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया, वो बहुत ही योग्य अधिकारी था मुगल काल में। उसने काफ़ी प्रयास किया कि मुगल सत्ता को फिर से पहले वाली वैभव प्रदान कर दिया जाए। मोहम्मद शाह का हेल्प करने को रेडी था, लेकिन मोहम्मद शाह सुने तब तो आखिरकार वह नाराज होकर के साउथ इंडिया चला जाता है और 1720 में हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। उसी से प्रेरित होकर 1720 में ही, ठीक है, ईस्ट इंडिया की ओर कुछ और भी विखंडन होते हैं मुगल काल के। ओके, वहाँ पर क्या होता है, एक अवध में सादत अली खां था, उसने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, नाम मात्र की अधीनता को स्वीकार करता था मुगलों का। तो अवध भी चला गया हाथ से सादत अली खां के कारण। ये दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन जो बन रहा है, 1720 में ही अली वर्दी खान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हालांकि उसकी स्थापना हुई थी 1713 में मुर्शीद कुली खां के द्वारा। हालांकि उसने मुगलों से स्वयं को अलग नहीं किया था, क्योंकि वह औरंगजेब के काल से कहीं न कहीं से मुगलों के प्रति राजभक्त रहा था। इस स्थिति में उसके लिए शायद आसान नहीं था, लेकिन अली वर्दी खान ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि हम लोग स्वतंत्र हैं। 3 राज्य बन गए, अवध, बंगाल, हैदराबाद। किसके काल में बने? मोहम्मद शाह के काल में, 1719 to 1748। और भी घटनाएं हुई हैं, अभी सुनिए, है ना। ये तो शुरुआत है, किस तरीके से बर्बाद हुआ है मुगल काल मोहम्मद शाह के काल में। तो ये जो था 1737 में मराठों का अटैक होता है। बाजीराव प्रथम था, गुरिल्ला युद्ध में प्रवीण था वह, है ना। वह सिंपल कहता था,
जर्जर होते हुए वृक्ष को तनों पर अगर आप वार करते हैं तो वृक्ष की सारी टहनियाँ तो अपने आप गिर जाती हैं, है ना। इसका अर्थ था ये वृक्ष कौन था, ये मुगल था, मुगल साम्राज्य। जर्जर होता हुआ यानी कि पतित होता हुआ। काफ़ी सफलता प्राप्त हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया, है ना। और लेकिन जो अभी सबसे बड़ा अटैक था वो बाकी था। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। 1739 में अटैक होता है नादिर शाह का, है ना। और इतना भयानक ये अटैक था कि वहाँ जो आपका पूरी तरह से तबाह हो गया बस दिल्ली, है ना। नादिर शाह को कोई मतलब नहीं था कि कौन मस्जिद है, कौन मंदिर है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। शाहजहाँ का तख्ते ताउत, मयूर सिंहासन, है ना, वो उठा करके ले गया। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा जो राजा विक्रमादित्य ने हुमायूं को दिया था, हुमायूं ने बाबर को दिया था। और राजा विक्रमादित्य से पहले अगर आप मलिक काफूर ने वारंगल से सबसे पहले प्राप्त किया था और दिल्ली तक पहुंचा था, वो चला गया अफगानिस्तान, है ना। इस तरीके से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन हाथ से निकल गया, संपत्ति भरपूर मात्रा में लूट ली गई। 1739 ये भी क्वेश्चन आपका बन रहा। इस प्रकार आप मान सकते हैं कि मोहम्मद शाह का शासनकाल एक असफलता का प्रतीक था। मोहम्मद के शासनकाल जो खत्म होता है 1748 में, 1748 में बादशाह बनता है अहमद शाह, मोहम्मद शाह अहमद शाह, 1748 से 1754। इसके काल में अहमद शाह अब्दाली के अटैक्स शुरू हो जाते हैं। और अहमद शाह तो अक्षम था, वह सुरक्षा करने में भारत का सक्षम नहीं था, तो मराठों से मजबूरी में उसने क्या किया कि संधि कर लिया 1752। संधि तो मजबूरी में किया गया था। मराठे तो थे पहाड़ी पर्वतीय इलाके वाले, गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, इस सब में थोड़ा सा प्रवीण थे, और उनको मैदानी युद्ध में लड़ने का तो उसका कोई अनुभव था नहीं। लेकिन चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के लालच में जाकर के फंस गए और आश्वासन दे दिया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मुगलों को हम लोग सुरक्षा करेंगे। उनको लगता था कि साउथ में जीतते हैं, नॉर्थ में भी जीत जाएंगे। तो वहाँ पर गए और 1761 के पानीपत लड़ाई में तो आपको पता ही है कि उनका पराजय फिर हो गया था। लेकिन 1752 में संधि हुआ था, ठीक है, अहमद शाह के काल में। और ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट आसान है कि अहमद शाह के काल में ही अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ था, शुरू हुआ था, है ना, फिनिशिंग बहुत बाद में हुआ। तो अहमद शाह के काल एक वजीर हुआ इमादुल मुल्क, इसने अहमद शाह की हत्या कर दी और उसके बाद बैठाया आलमगीर सेकेंड को। वहाँ पर जो था मोहम्मद शाह और अहमद शाह, यहाँ से जो अंतिम 4 शासक हैं सब में सेकेंड लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आलमगीर सेकेंड जो बैठता है आपका 1754 से 1759 तक, ज़्यादा दिन नहीं रहा। इमादुल मुल्क प्रभावी रहा। इमादुल मुल्क आलमगीर सेकेंड की भी हत्या कर देता है और उसके बाद शाह आलम सेकेंड को सत्ता देता है, ठीक है, उससे बादशाह बना देता है। लेकिन इस टाइप के किंग मेकर्स को किसी से संतुष्टि नहीं मिलती, उसकी भी हत्या करने का प्रयास करने लगता है, तो दिल्ली ही छोड़ के भाग जाता है शाह आलम सेकेंड। लंबे समय तक दिल्ली से बाहर रहा। आपको जैसा कि पता है 1759 में गद्दी पर बैठा था। और महादजी सिंधिया, सिंधिया जो था मराठों का एक पार्ट था, उसकी सहायता से महादजी सिंधिया ग्वालियर का था, उसकी सहायता से दिल्ली की गद्दी पर किसी तरह से बैठता है। इधर इमाद उल मुल्क की जगह गुलाम कादिर आ चुका था, यानी कि उसका नियंत्रण अभी भी नहीं था। लेकिन शाह आलम का काल जो था, शाह आलम सेकेंड का काल जो था, निश्चित रूप से बहुत सारी घटनाओं का काल था जहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। पहला, इसने 1764 में बक्सर की लड़ाई की। इसके साथ कौन कौन था? बंगाल का मीर कासिम जो अवध 1720 में आज़ाद हुआ था, उसका सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर, बिहार का बक्सर, ओके, पश्चिमी बिहार में एक शहर है, तो इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों को एक प्रयास तो किया कम से कम कि इन्हें भगाया जाए, लेकिन हार गए बेचारे, ठीक है। प्लासी के युद्ध में तो पहले ही हार चुका था बंगाल का नवाब, और
1764 में हार के बाद इनकी शक्ति, उत्तर भारतीयों की शक्ति जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई। एक हुआ। दूसरा जो था, अंग्रेज इसके बाद हावी होने लगे। लॉर्ड वेलेस्ली का काल आप जानते हैं कि वह अंग्रेजी साम्राज्य का किसी भी तरीके से विस्तार एनी हाउ करना चाहता था और सहायक संधि वगैरह भी उसने लागू किया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लॉर्ड लेक को भेजा और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया और घोषित कर दिया ये अंग्रेजों का अब दिल्ली है, मुगलों का नहीं है। और मुगल का जो बादशाह था शाह आलम, उसे पेंशनर घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो पेंशनर कौन घोषित किया, किस गवर्नर जनरल के काल में? लॉर्ड वेलेस्ली। दिल्ली पर और आगरा पर कब्जा 1803 में किसने किया? लॉर्ड लेक, है ना। तो ये इसका जो समय समाप्त होता है 1806 में। 1759 में जो बैठा वो 1806 तक चला। और इसके बाद आता है अकबर द्वितीय। जब पेंशनर उसके जो पूर्वज थे वो बन ही चुके थे, तो अकबर द्वितीय क्या था, वो भी पेंशनर था, उसको भी पेंशन देने से मना कर रहा था। ये 1806 से 1837 रहा है। इसके काल में अगर अकबर द्वितीय के काल का प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं, एक तो काल उतना इम्पोर्टेंट इसका नहीं है, 1806 से 37 याद कीजिए, नहीं कीजिए। लेकिन जो राजा राम मोहन राय थे, जब पेंशन वेंशन में थोड़ा विवाद होने लगा तो इंग्लैंड गए थे, ब्रिटेन गए थे, है ना, इसका अकबर द्वितीय के पेंशन को सॉल्व करने के लिए। 1837 तक किसी तरह राज किया दिल्ली के आसपास में, थोड़ा बहुत नाम मात्र का बादशाह बन के। उसके बाद बैठता है अंतिम शासक बहादुर शाह सेकेंड, है ना। बहादुर शाह सेकेंड के बारे में जो आपको याद रखना है, पहला 1857 के विद्रोही सैनिकों ने इसे नेता घोषित किया था। दूसरा 1857 में जब विद्रोह सफल रहा तो इससे भी आरोपी बना दिया बहादुर शाह सेकेंड को अंग्रेजों ने। छुटकारा तो उसको चाहिए ही था, क्योंकि कहीं न कहीं से भारतीयों के मन में एक सम्मान था कि यह मुगल बादशाह है। इसलिए 1803 में दिल्ली पर कब्जा करने के बावजूद पूरी तरह से मुगलों पर अंग्रेजों के द्वारा नियंत्रण नहीं किया गया था। अब क्या किया गया, सारी नैतिकता को छोड़ दिया गया विद्रोह के नाम पर, और इससे भेज दिया गया कहाँ? रंगून। वहाँ पर 5 साल और जीवित रहा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए बहादुर शाह का जो मकबरा है वो रंगून में ही है, यांगून अभी बोलता है ना। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बन गए। इस तरीके से मुगलों का पतन हो गया। और मुगलों के पतन के कारण में आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अयोग्य उत्तराधिकारी थे, औरंगजेब का उत्तरदायित्व, मोहम्मद शाह का उत्तरदायित्व, उसके अलावा दरबारी षड्यंत्र, आर्थिक स्थिति खराब होना, अंग्रेज़ों का योगदान, मनसबदारी, बहुत सारा चीज़ है, वो बाद में अध्ययन करेंगे, मुख्य परीक्षा का चीज़ है। तो जो प्रश्नों को मैंने आज बताया है अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत